प्रकार मैंने ये बताया था कि संयोजी ऊतक 3 प्रकार का होता है, लचीला संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक और विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। तो जो लचीले संयोजी ऊतक होते हैं वो कोशिका एवं तंतु एक दूसरे से अर्ध तरल आधारी पदार्थ में शिथिलता से जुड़े रहते हैं। जैसे जो शिथिल संयोजी ऊतक होते हैं वो शिथिल, उनके जो तंतु होंगे वो शिथिलता से जुड़े होंगे और किसी तरल में पाए जाएंगे। ठीक है, यह प्राय उपकला के लिए आधारी ढांचे का कार्य करते हैं। यानी यह उपकला के लिए आधारी ढांचा, जैसे उपकला एपिथेलियम टिश्यू और उसके नीचे आधार का काम ये जो शिथिल संयोजी ऊतक है वो करता है। इस संयोजी ऊतक में प्रायः तंतु कोरक, जो तंतु को जन्म देता है, तंतु कोरक, महाभक्ष काणु एवं मास्ट कोशिकाएं होती है। तंतु कोरक अर्थात फाइब्रोब्लास्ट, क्या बोलते हैं इसको, फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट और महाभक्ष काणु का मतलब होता है मैक्रोफेजेस और मास्ट कोशिकाएं, ये सभी इसमें पाई जाती है। ठीक है, तो हमने लचीले संयोजी ऊतक देख लिया एक कि इसमें लचीले संयोजी ऊतक में त्वचा गर्तिका ऊतक आता है। त्वचा गर्तिका ऊतक जिसको कि एरिओलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, एरिओलर। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिसमें हमने देखा महाभक्ष काणु, तंतु कोरक और मास्ट कोशिकाएं इसमें पाई जाती है। ये दिखाई दे रहा है इसमें एरिओलर कनेक्टिव टिश्यू, या इसको हम गर्तिका ऊतक जो उन्होंने कहा है वो भी बोल सकते हैं। इसमें यहाँ दिख रहे हैं महाभक्ष काणु दिख रहे हैं, ये लाल कलर का जो है महाभक्ष काणु, तंतु कोरक अर्थात फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन रेशा और मास्ट कोशिकाएं ये जो दिखाई दे रही है जामुनी कलर की, ये सभी इसमें पाई जाती है और ये बहुत ज़्यादा लचीली होती है, यह हमने देख चुके हैं। अब दूसरा जो लचीला संयोजी ऊतक है वो वसा ऊतक है, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है वसा ऊतक, और इसका डायग्राम यहाँ पे है। ये वसा ऊतक है, ये जो बनाया हुआ है ये वसा ऊतक है। इसमें वसा संग्रह क्षेत्र होता है जिसके अंदर वसा पाया जाता है, केंद्रक होता है इसमें और प्लाज्मा झिल्ली होता है। केंद्रक एक तरफ है और पूरा का पूरा ये जो सेल है या कोशिका है वो वसा से संग्रहित है। वसा ऊतक को एडिपोस टिश्यू भी कहते हैं। इसमें दिखाई दे रहा है वसा ऊतक, अर्थात इसे एडिपोस टिश्यू भी कहते हैं। और ये दूसरा शिथिल संयोजी ऊतक है, जैसे मैंने पहले ही बताया, और ये मुख्यतः त्वचा के नीचे स्थित होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती है। जैसे मैंने कहा कि वसा को संग्रह करती है। भोजन के जो पदार्थ प्रयोग में नहीं आते वसा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात हम जो खाना खाते हैं वो जो खाना जैसे यूज़ नहीं होता, वो जो खाना होता है वो वसा के रूप में संचित हो जाता है। तो इस तरह से ये जो लचीले संयोजी ऊतक ये हमने पढ़ लिया। अब सेकंड है सघन संयोजी ऊतक। सघन का मतलब होता है कि इसके जो रेशे होंगे वो बहुत ज़्यादा कठोरता से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे इसमें भी लिखा है कि सघन संयोजी ऊतक में तंतु एवं तंतु कोशिकाएं दृढ़ता से व्यवस्थित होती है, यानी बहुत कठोरता से एक दूसरे से जुड़ी रहती है। अभिविन्यास के आधार पर यह सघन संयोजी ऊतक को दो में बांटा जा सकता है, नियमित संयोजी ऊतक और अनियमित। नियमित का मतलब होता है कि इनके जो रेशे होते हैं वो अलग तरह से जुड़े होते हैं, जो नियमित होते हैं। इस तरह हमने पढ़ा था कि सघन संयोजी ऊतक दो प्रकार का होता है। एक होता है नियमित प्रकार का और एक होता है अनियमित। नियमित संयोजी ऊतक और अनियमित संयोजी ऊतक। जो नियमित संयोजी ऊतक होता है उनमें जो फाइबर्स होते हैं वो या एक ही कतार में लगे होते हैं, जबकि अनियमित में ये अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे इसमें दिखाई दे रहा है कि अनियमित तरह से इसमें तंतु कोरक पाए जाते हैं, जबकि इसमें नियमित रूप से दिखाई दे रहे हैं ये जो
सघन संयोजी ऊतक का उदाहरण है कंडराएं और स्नायु। कंडराएं में होती है जो एक हड्डी को पेशियों से जोड़ती, जैसे ये पेशियाँ हैं और ये हड्डी है, तो ये जो है वो कंडराएं कहलाएंगी। इसी तरह जो स्नायु होता है वो होता है कि जब दो हड्डियां हैं वो एक दूसरे से जब जुड़ती हैं, जिसके द्वारा उसको हम क्या कहते हैं, स्नायु कहते हैं। तो कंडराएं को हम इंग्लिश में कहते हैं टेंडोन और स्नायु को हम कहते हैं लिगामेंट। ठीक है, तो ये जो इसमें जो कोलेजन तंतु का जो गुच्छा होता है वो कंडराओं को प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करता है, जिससे कि वो उसे टूटने का डर कम होता है। सघन नियमित संयोजी ऊतक लचीली स्नायु में पाया जाता है। जो नियमित प्रकार का जो संयोजी ऊतक है वो लिगामेंट या स्नायु में पाया जाता है, और अनियमित प्रकार का जो होता है वो त्वचा में पाया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, जैसे हमने लचीला संयोजी ऊतक पढ़ लिया, सघन संयोजी ऊतक पढ़ लिया। अब हम तीसरे प्रकार का संयोजी ऊतक पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं विशेषीकृत, विशेष प्रकार का, जिसको इंग्लिश में स्पेशलाइज्ड कहते हैं। विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक हम यहाँ पढ़ रहे हैं। इसमें 3 दिखाए गए, उपास्थि, अस्थि और रक्त। ये तीनों ही क्या है, वो विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक है, जिसमें रक्त जो है वो तरल प्रकार का संयोजी ऊतक है। उपास्थि जो है वो अब हम पढ़ेंगे उपास्थि। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है उपास्थि की जो संरचना है, उपास्थि की कोशिकाओं की संरचना, जिसमें इसमें कोलेजन रेशे पाए जाते हैं, और ये जो सेल्स दिखाई दे रही है उनको बोलते हैं उपास्थि कोशिका, या फिर इसको हम कॉन्ड्रोसाइट्स भी कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, ये जो उपास्थि होती है वो विशिष्ट प्रकार का, इसमें संपीड़न रोधी पाया जाता है। इस ऊतक को बनाने वाली कोशिकाएं स्वयं द्वारा स्त्रावित आधात्री व छोटी छोटी गुहिकाओं में बंद हो जाती है, यानी इसका खुद का जो ये जो इसके द्वारा ही स्त्रावित ये सभी होती है, और इसके अंदर ये दोनों ये जो कोशिकाएं हैं वो उसमें अपने आप को बंद कर लेती है। ठीक है, कशेरु की जो भ्रूण होता है उसमें उपास्थियाँ पाई जाती है, वो बाद में वयस्क में अस्थि इसमें परिवर्तित हो जाती है। इसका मतलब यह है जो वर्टिब्रेट भ्रूण्स होते हैं उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो इन्हें बहुत सारी हो जाती है, बहुत सारी उपास्थियाँ पाई जाती है जो बाद में हड्डी में रूपांतरित हो जाती है। वयस्क में भी कुछ मात्रा में उपास्थि पाई जाती है, जो कि नाक की नोक, बाह्य कान संधियों यानी बाहरी कान, मेरुदंड के आसपास की कोशिकाओं, अस्थियों, मेरुदंड यानी जो रीढ़ की हड्डी रहती है उसमें जो हड्डियाँ पाई जाती है उसमें, तथा हाथ, पैर और हाथ में पाई जाती है। अस्थि जो होती है वह खनिज युक्त ठोस संयोजी ऊतक। अब हमने उपास्थि पढ़ लिया, अब हम अस्थि पढ़ रहे हैं। अस्थि जो है वो भी एक संयोजी ऊतक है, और इसका अनम्य आधात्री कोलेजन तंत्र एवं कैल्शियम, यानी इसमें कोलेजन फाइबर तो पाए ही जाते हैं, उसके साथ ही कैल्शियम लवण भी इसमें पाए जाते हैं, जो अस्थि को मजबूती प्रदान करता है। इससे अस्थि को क्या होता है, मजबूती मिलती है। यह शरीर का मुख्य ऊतक है, जो कि शरीर के कोमल अंगों का शरीर के कोमल अंगों का एक संरचनात्मक ढांचा
बनाती है। ये दिखाई दे रहा है, संरचनात्मक ढांचा बनाती है तथा ऊतकों को सहारा और सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि हमारा जो शरीर वो हड्डियों का ही बना होता है। ठीक है। अस्थि कोशिकाएं आधाती के अंदर रिक्तिकाओं में उपस्थित है। अस्थि कोशिकाएं जो होती है वो आधाती यानी मैट्रिक्स के अंदर रिक्तिकाओं में उपस्थित होती है। और पैर की अस्थि जैसे लंबी अस्थि भार वहन का कार्य करती है। अस्थि कंकाल पेशी से जुड़कर अस्थि कंकाल अस्थि जो होती है वो कंकाल पेशी अर्थात कंकाल पेशी जो होती है स्केलेटल मसल्स जिसको बोलते हैं, या हम इसको अनैच्छिक पेशियाँ भी बोल सकते हैं, उससे जुड़ती है और फिर हम लोग हमारे हाथ पैर चलते हैं यानी हम लोग गति करते हैं। कुछ अस्थियों में अस्थि मज्जा रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती है। जो बड़ी बड़ी अस्थियाँ होती जैसे फीमर जो जांघ की अस्थि है उसके अंदर की ओर अस्थि मज्जा पाया जाता है और इसी अस्थि मज्जा से लाल रक्त कणिका और श्वेत रक्त कणिका का निर्माण होता है। अब इसके बाद ये है कि रक्त जो है वो भी एक तरल संयोजी ऊतक होता है जिसमें जीवद्रव्य लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ये इसका रक्त का चित्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसमें ये लाल रक्त कणिकाएँ हैं, ये श्वेत रक्त कणिका और ये पट्टिकाणु जिसको कि प्लेटलेट्स भी कहते हैं पाई जाते हैं। और ये जो रक्त है वो मुख्य परिसंचारी तरल है, अर्थात ये पूरे शरीर में हमारे दौड़ता है और विभिन्न पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है। जैसे ऑक्सीजन को ले जाता है प्रत्येक कोशिकाओं से और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके श्वसन तंत्र में देता है। इसके साथ ही हमारे जो शरीर के जो हानिकारक पदार्थ है उसको किडनी में ले जाके स्वच्छ कराता है। और कुछ हार्मोन्स और प्रोटीन्स ये भी रक्त में पाए जाते हैं जो विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाए जाते हैं। इसके संबंध में हम विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे 17-18 पाठ में, हम इसके बारे में और अच्छे से और पढ़ेंगे रक्त के बारे में। अब आते हैं तीसरा प्रकार का जो ऊतक है इसको पेशी ऊतक कहते हैं। जो हड्डियां हैं वो पेशियों से जुड़कर ही अपने मूवमेंट करती है, या हम जिसको बोल सकते हैं कि चलना फिरना, ये सभी हमारा पेशियों के कारण ही होता है। पेशी ऊतक जो होता है वो लंबे बेलनाकार तंतुओं से बना होता है जो समानांतर पंक्ति में सजे रहते हैं। इस तरह से समानांतर रहते हैं ये, और ये यह तंतु कई सूक्ष्म तंतुकों से बनाते हैं जिसे पेशी तंतु या माइक्रोफाइब्रिल कहते हैं। समस्त पेशी तंतु समन्वित रूप से उद्दीपन के कारण संकुचित हो जाते तथा पुनः लंबा होकर अपनी असंकुचित अवस्था में आ जाते हैं। अर्थात ये जो पेशी तंतु होते हैं वह संकुचित और असंकुचित हो सकते हैं। पेशी ऊतक की क्रिया से शरीर वातावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुसार गति करता है। जैसे पेशियों में गति होती तो ही हमारा शरीर गति करता है और शरीर के विभिन्न अंगों की स्थिति को संभाले रखता है। सामान्यतः शरीर की सभी गतियों में प्रमुख पेशियां ही प्रमुख भूमिका निभाती है। पेशियां 3 प्रकार की होती है: कंकाल पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी।